हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड का लाइव बैच जो शुरू हो चुका है मेरे चैनल पर, उसकी एक क्लास है और इसमें मैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 3 होने वाला है। फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस में हम आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस ये होती है हमारी ऐप पर, साथ साथ इसमें हम डिस्कस भी कर सकते हैं। चाहे तो आप चैट के थ्रू कर सकते हैं या फिर बोलकर भी अपने डाउट हाथ के हाथ टाइम टू टाइम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर भी मिलती है और कुछ टाइम बाद यूट्यूब पर भी अवेलेबल होती है। लेकिन फ्रेंड, लाइव क्लास में क्या होता है कि आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, जिससे आपके डाउट हाथ के हाथ सॉल्व हो सकते हैं और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ वो आप हाथ के हाथ जवाब दे सकते हैं, ताकि आपका एक इंटरेक्शन बना रहे, जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं ऐसे ही। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ कंटेंट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो जिन्होंने पेड बैच लिया उन्हें तो पता ही है, जिन्होंने अब तक पेड बैच नहीं लिया है और वो एलटी ग्रेड की अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पेड बैच खरीद सकते हैं। सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास अगर नहीं है तो लिख लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 7467002297। इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे सारी डिटेल आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज शुरू करना है। इसका पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 में हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पार्ट 3 है इसमें से हमारे लगभग लगभग 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इसमें से। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं फ्रेंड्स, ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वार्नर की थ्योरी, जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी मानी जाती है। फिर आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। फिर आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो डिटेल में आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन चीज़ है वो समझ लेंगे, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है वो तो हमें होनी ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आते हैं वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, वार्नर्स ने किस तरह से थ्योरी दी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट मेन पॉइंट्स दिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है इट हैज टू वैलेंसी, किसी भी तत्व की 2 संयोजकताएं होती हैं। कितनी संयोजकताएं इन्होंने बताई? 2 संयोजकता। अब 2 संयोजकता को इन्होंने बताया कि एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और दूसरी जो होती है वो होती है द्वितीयक, दैट इज सेकेंडरी। अब इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक है इट विल डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये डिपेंड करती है, प्राथमिक जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर से, कितने आयंस वो बना सकता है, कितना आयंस वो बना सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, किसकी हम बात करें, एफ की, तो एफ की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है तो +2 होती है या +3 होती है। इसका मतलब क्या है, ये +2 आयन बना सकता है, +3 आयन बना सकता है। तो जिस फॉर्म में आयन बना सकता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके कारण होती है? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर आयंस के कारण। ठीक है। अब द्वितीयक वैलेंसी की बात इन्होंने कही कि भाई जो द्वितीयक वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजक संख्या, और ये सेटिस्फाइड किससे होती है? ये होती है लिगेंड से सेटिस्फाइड, यानी कि लिगेंड्स आके इस पे जुड़ते हैं और उससे ये द्वितीयक वैलेंसी की सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। अब जो लिगेंड जुड़ गए वो तो जुड़ गए आके, इन्होंने बता दिया कि भाई मान लो एक कंपाउंड है उस पर प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है, तो प्राइमरी वैलेंसी से कोई आयंस आके जुड़ गया और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उससे उस पर कोई लिगेंड्स आके जुड़ गए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे इन्होंने क्या बताया। मान लो एक कंपाउंड है CuCl3 इंटू 6NH3, ये है। अब देखो इस तरह का कंपाउंड ही एग्जाम में लिखा आता है। अब ये एग्जाम में लिखा आता है तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो ये CuCl3 है, ये जो Cl है, ये इसकी आयनिक वैलेंसी के साथ है, यानी CO के ऊपर 3 जो Cl लगे हुए हैं वो इसकी आयनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब इन्होंने कहा ये जो NH3 है, क्योंकि NH3 कोई आयंस के साथ तो आ नहीं रहा, ये अपने लॉन पेयर लेके आ रहा है, ये जो लॉन पेयर लेके आ रहा है ये इसके साथ जुड़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 टाइप की वैलेंसी का जिक्र किया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब इन्होंने कहा जो ये प्राइमरी वैलेंसी है वो तो आयंस द्वारा सेटिस्फाइड है, आयंस द्वारा इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर से हो गई। तो लिगेंड्स कहाँ जुड़े हुए हैं? सो दे आर सेइंग दैट लिगेंड्स आर डायरेक्टेड इन फिक्स पोजीशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम। ये कह रहे हैं कि इस जो सेंट्रल मेटल है जिस पर ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जो लिगेंड्स हैं उसके अराउंड जितना भी स्पेस है, 3D स्पेस,
उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, उनमें फिक्स पोजीशन में एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ताकि बॉन्ड के बीच रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि एक तरह से दूर से दूर जितना भी हो सकता है उतना एडजस्ट हो जाते हैं। सो इसके बेस पे ज्योमेट्री बनती है जो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, यानी कि कितने लिगेंड्स आके जुड़े उसके बेस पे डिपेंड करती है इनकी ज्योमेट्री कि ये कहाँ जुड़े हैं। कौन? लिगेंड्स की बात हो रही है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, जैसे कि ये वाली। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तब हमारी जो ज्योमेट्री आएगी वो कौन सी आएगी? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में आप ये ध्यान दो, देखो मेटल के साथ एक प्लेन में तो होते हैं 4 लिगेंड्स एक ही प्लेन में, यानी ये समझ लो बीच में मेटल है किसी पेज के, और पेज के चारों कोनों पर 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब 2 और लिगेंड्स जो हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? एक पेज से पैरेलल ऊपर और एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलरली नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस तरह से जो शेप बनती है इन सबको मिला के वो कौन सी बनती है? ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। इतनी बात क्लियर? ये तो बन गई ऑक्टाहेड्रल। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की हमारे पास शेप बनती है, एक स्क्वायर प्लानर और एक टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल। अब इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज ये थी कि कब तो ऑक्टाहेड्रल बनती है और कब टेट्राहेड्रल बनती है। तो इसके एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस किस के साथ ऑक्टाहेड्रल होगी, किसके साथ स्क्वायर प्लानर, किसके साथ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अगर मैं इसमें देखूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो जब 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल हो गया एक। और क्या एग्जांपल हो सकता है? और इसी के साथ हो सकता है लाइक H2O अगर 6 लग जाए, COH2O6, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी एक तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप का एग्जांपल है। तो इन्होंने ये बताया कि लिगेंड्स तो आयनिक वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो 3 पॉजिटिव का चार्ज है वो तो आयन से सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जो लिगेंड्स है वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर में जो जुड़े हुए हैं लिगेंड्स वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चीज है। अब ये स्पेस में डायरेक्टेड होते हैं, मतलब जहां ज्यादा जगह खाली मिली वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। FeCN6 2 नेगेटिव, ये भी है। ओके, और अगर मैं बात करूं PtCl6 एक, ये भी है। तो ये सबके सब कैसी शेप बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सबके सब में CN नंबर जो है वो कितना है? 6। इन सब में कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर वालों की। तो स्क्वायर प्लेनर बनता है देखो NiCN4 में, NiCN4 2 नेगेटिव में स्क्वायर प्लेनर। ओके, उसके बाद NiNH3 होल 4 में, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4 है ना सब में, दैट्स वाई। ठीक है, और इसमें CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लानर ही बनाना है और टेट्राहेड्रल नहीं बनाना? देखो टेट्राहेड्रल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? NiCO4 एक, दूसरा CuX4 2 नेगेटिव, ZnCl4 2 नेगेटिव, NiX4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि इसमें कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? सब में, सबके सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, ये तो क्लियर है। अब स्क्वायर प्लानर और इसका टेट्राहेड्रल का कैसे पता करें? देखो इसके 2-3 तरीके हैं। पहली चीज इनके हाइब्रिडाइजेशन से, जब अभी आगे इन वाली थ्योरी में तो नहीं पता, लेकिन आगे जो थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो हाइब्रिडेशन बताएगी, वहां से पता कर सकते हो। सेकंड चीज एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इसमें ना एक थ्योरी आएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। आप उनसे बता सकते हो कि जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू स्क्वायर प्लानर बनती है, और जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनसे टेट्राहेड्रल बनती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड जो है कार्बोनिल ग्रुप, इसको छोड़ के, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी ये टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी। अब ये हमारी वार्नर्स थ्योरी ने बस इतना ही बताया। क्या क्या बताया? कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एग्जामिनर पूछेगा आपसे, अगर क्वेश्चन देगा ना स्टेटमेंट बेस्ड, तो वो पूछेगा कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? बाय द आयंस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? बाय द लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और गेन ऑफ लॉन पेयर, उससे सेटिस्फाइड होती है। फिर इसके बाद क्या आया कि भाई जो लिगेंड्स है वो कैसे होते हैं? वो अरेंज होते हैं स्पेस में, जितना भी स्पेस खाली है उसमें कहीं भी अरेंज हो जाते हैं, और उसके थ्रू 3 तरह की ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल। इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के बारे में ही बात की, ज्यादा बात इन्होंने किसी और के बारे में नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं। देखो वार्नर्स थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो आई होगी, तभी तो ये रिजेक्ट हुई। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द वार्नर्स थ्योरी?
ये चीजें आती हैं, यही मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि लिमिटेशन बताई तो लिमिटेशन, थ्योरी के स्टेटमेंट्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट आर द लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये जो थ्योरी है वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इज लिमिटेड टू अ फ्यू एलिमेंट्स ओनली, कि जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है वो कुछ एलिमेंट तक ही क्यों है। संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है केवल कुछ ही तत्वों की क्यों है, ये इस बात का आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, पहली चीज। अब सारे तो नहीं संकुल बनाते ना, अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो बनाने हैं, बाकी के नहीं बना रहे। भाई हमारे पास पी ब्लॉक पूरा पड़ा हुआ है, हमारे पास एस ब्लॉक पूरा पड़ा हुआ है, एस ब्लॉक में भी काफी सारे हैं जिनके पास खाली चीजें मिल जाएंगी, खाली जगह मिल जाएगी, लेकिन वो क्यों नहीं बना रहे, ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाए। सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ डायरेक्शनल नेचर, कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो बॉन्ड्स बने वो डायरेक्शनल नेचर क्यों है, वो डायरेक्शनल नेचर क्यों है। और फिर ये चीज भी नहीं बता पाए कि हम ये कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर प्लानर कब बनेगा और टेट्राहेड्रल कब बनेगा, ये चीज भी नहीं क्लियर कर पाए। ठीक है, तो दो लिमिटेशन हो गई। थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक नेचर एंड आइसोमेरिज्म, ना तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर बता पाए कि कोई मैग्नेटिक है यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक, ये भी नहीं बता पाए, और इनकी आइसोमेरिज्म कैसे होती है ये भी नहीं बता पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या क्या नहीं बता पाए ये मैंने बता दिया। एक तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्शनल नेचर के बॉन्ड्स क्यों बनते हैं ये नहीं बता पाए, संकुल केवल कुछ ही होगी, कुछ ही तत्व क्यों बनाते हैं ये नहीं बता पाए, मैग्नेटिक नेचर यानी कि चुंबकीय गुण, और समावयवता, कोऑर्डिनेशन में जो समावयवता होती है ये भी नहीं बता पाए। तो इतनी सारी चीजें नहीं बता पाए, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन थ्योरी इज नॉट परफेक्ट, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इज नॉट परफेक्ट। अब इसके बाद एक थ्योरी आती है सबसे ज्यादा अच्छी, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब ये जो थ्योरी है अगर आपने ये समझ ली ना, कोऑर्डिनेशन में बाकी चीजें आपको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। अगर आपने ये थ्योरी समझ ली, संयोजकता आबंध सिद्धांत अगर समझ लिया, तो कोऑर्डिनेशन में जब सीएफएससी करोगे ना वो बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन इस वाली थ्योरी को समझना जरूरी है। ये थ्योरी आपको इतनी सारी चीजें बताता है, इतनी सारी चीजें बताता है कि इस थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता लगती है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी स्टार्टिंग वहीं से होती है कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, उसका क्या रीजन है। तो ये सबसे पहली चीज कह रहा है कि दैट सेंट्रल मेटल लॉसेस अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, कि जो सेंट्रल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ताकि आयंस बना सके। पिछली वाली थ्योरी में क्या कहा था इसे, इसे कहा था प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को इन्होंने कहा कि भाई जो सेंट्रल एटम है चाहे वो कोई सा भी हो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ताकि आयन बना सके, एक चीज। सेकेंड थिंग, सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूजुअली यूज empty sp and d orbitals for hybridization depending upon the number of ligands। अब उसके बाद क्या होगा, पहली चीज है आयंस बनी, फ्लो देखो, पहली चीज है आयंस बनी, दूसरी चीज क्या हुई आयंस बनने के कारण कि जो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, उनका हुआ हाइब्रिडाइजेशन। और किसके बेस पे हुआ कि कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, किसके बेस पे हो रहा, लिगेंड्स के बेस पे। अगर मान लो 4 आ रहे हैं तो sp3 भी कर सकते हो या dsp2 भी कर सकते हो, जितने भी लिगेंड्स है उसके बेस पे। 4 है तो 4 ऑर्बिटल का, 5 है तो 5 ऑर्बिटल, 6 है तो 6 ऑर्बिटल, जितने भी हमारे लिगेंड्स है उसके बेस पे। ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या होता है ध्यान दो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने दे आर वैकेंट, वो खाली है, वैकेंट का मतलब खाली। इक्विवेलेंट इन एनर्जी, उनकी एनर्जी बराबर है, एंड हैव डेफिनाइट ज्योमेट्री, और उनकी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल डेफिनाइट होती है, फिक्स होती है। अब समझ गए पिछली वाली थ्योरी में पॉइंट नंबर 2 कि जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो डायरेक्शनल नेचर के क्यों होते हैं, वो डायरेक्शन फिक्स क्यों हुई, उसका रीजन इन्होंने दिया। इन्होंने दिया जो वैकेंट ऑर्बिटल थे, खाली बिल्कुल थे। सर ये थ्योरी देखो हिंदी में है नहीं, लेकिन मैं इसे एक काम करूंगा, आफ्टर द क्लास मैं इसे ट्रांसलेट करके नोट्स में लिख के भेज दूंगा। ठीक है सर, फिलहाल देखो मैं समझा हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे लिख के भेज दूंगा। ओके, आफ्टर द क्लास इसी में, इस वाले पेज पे ही, अगले पेज पर इसे पूरा दोबारा से लिख के हिंदी कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो,
तो हुआ क्या, सेंट्रल एटम में पहले तो आयंस बन गया, आयंस के बाद उसने क्या करा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, जितने की भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उठाए, उनको हाइब्रिडाइजेशन में कर दिया। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये कैसे है, क्या इनमें कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, लेकिन उनकी एनर्जी इक्वल है, उनकी एनर्जी इक्वल है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमें पता है ये एक दूसरे से एकदम पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से, तो इसलिए इनकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है। तो जो सेकंड पॉइंट आया था कि जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर के क्यों होते हैं, किसने बताया कि NH3 को बिल्कुल एक दूसरे से पर्टिकुलर दूरी पे रहना है, तो इन्होंने बता दिया कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके कारण उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई। रीजन समझ में अच्छा लगा? ठीक है, नाउ अब आगे क्या हो रहा है, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल ऑक्यूपाई द इनर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। अब देखो, समझो ध्यान से, कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो निकल गए, लॉस हो गए, आयंस बना लिए। उसके बाद कुछ ऐसे बॉक्सेस खाली पड़े, ऑर्बिटल्स खाली पड़े थे जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नॉन बॉन्डिंग में रह गए, सारे के सारे तो कोई लॉस नहीं करता, कुछ एक दो लॉस करे होंगे, 3 4, फिर भी एक आधा ऐसा होगा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहा होगा। वो क्या करता है, वो इनर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल रहता है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इनर ऑर्बिटल में रहता है। लेकिन अब यहां से भी एक खास बात है, 4 पॉइंट नंबर 5, उसमें क्या होता है, उसमें एक खास चीज होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एक प्रबल लिगेंड्स के मौजूदगी में रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द हुन्स रूल। हुन्स रूल के अपोजिट अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, होने तो सब में, अगर ऑर्बिटल से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पेयर हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी बन जाते हैं। ओके, इतनी कहानी क्लियर, ये पॉइंट्स याद रखना है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ था वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है N-1 D2sp3 जिसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हो सकता है NsP3D2 आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब N वाला यूज करा, NsP3D2 सारे N वाले, लाइक 4s2 4p3 4d2, अगर इस तरह से यूज करा तो वो तो है आउटर ऑर्बिटल। अगर आपने N-1 D वाला लिया और फिर NsP3 वाला लिया तो वो है इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 चीजें याद रखोगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें ये पता लग जाएगा कौन से तो ऑर्बिटल यूज हुए और उन ऑर्बिटल से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। जल्दी से ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब जब हमें पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम शेप भी बता सकते हैं। भाई अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगा, दो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 2 लिगेंड्स आके जुड़ सकते हैं। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। देखो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन उसने कहा अगर आपने डी वाला पहले वाला यूज करा डी और फिर sp2 यूज करा तो आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और अगर केवल sp3 यूज हो रहा है तो टेट्राहेड्रल बनेगा। होगी ना ज्योमेट्री फिक्स? फिर sp3d2 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन वाला बनेगा, और अगर D2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल लो स्पिन वाला बनेगा। ये सारी कहानी इन्होंने कही। अब इसके बाद जब हमारा बन गया पूरा पूरा बन गया, तो उसके बाद हम और चीजें क्या बता सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म द मेटल लिगेंड्स सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कहना है जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, लिगेंड्स आता है अपने लोन पेयर उस खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखता है और मेटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अगर इस सारे काम के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो सबस्टेंस कैसा है, पहला मैग्नेटिक, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यह है डायमैग्नेटिक। ओके, ये 2-3 पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, एक इसका एक इसका, अभी अभी काम आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिर एक सीरीज है फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिकल सीरीज। वैसे तो ये इस वाले चैप्टर में यहाँ पर यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी, क्यों, इससे ना एक चीज पता लगती है। देखो ये सीरीज है एक्जैक्टली सारी की सारी सीधी सीधी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये शुरू हो रही है I नेगेटिव से, जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड्स है।
I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OX2 नेगेटिव, H2। और इसके बाद आगे क्या सीरीज है, PY दैट इज पायरिडीन और NH3 इक्वल है, फिर EN एथिन 1 2 डायमाइन, डाइपायरिडीन, ऑर्थोफिनाइल, नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप और CO, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। जो नीचे वाले हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और ऊपर के सारे वाले वीक लिगेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी सीरीज है सारे कंपाउंड्स की। एक चीज ये याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस वाले का मैं बना के दिखाऊंगा, सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले का। एक सेकंड में आ रहा हूं। ओके डन्स, चलो शुरू करते हैं। देखो CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब देखो यहां पर हमें बात करनी है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी हो कैसे रही है वो समझते हैं। एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा, एक एक स्टेप वाइज, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब पहली बात तो ये सुनो, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, हमें पता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स है। और ये जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स है, यही फ्रेंड इसकी अगर वाइनर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हो तो प्राइमरी वैलेंसी बना रहा है, अकॉर्डिंग टू वाइनर्स थ्योरी। यानी कि ये इसके आयंस बना रहा है। इतने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ने लॉस कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जितना चार्ज उसके हिसाब से गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको निकालना भी पड़ सकता है, जैसे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हो। और यहां से आपको एक चीज निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बताओ? कल भी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, फॉर्मूला याद है? चार्ज माइनस लिगेंड्स। अब चार्ज कितना है 3 और माइनस करना है लिगेंड्स दैट इज 0। ठीक है, जो NH3 होता है उसके ऊपर कोई चार्ज होता है ना, तो कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इसका मतलब पता क्या है, इस चार्ज से ही हमें पता लग गया कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखे हैं। Cr ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, 3। अब कहानी शुरू करते हैं सारी। तो चार्ज के थ्रू हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम में कितना होता है 24। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो बनता है 3d4 4s2। एग्जैक्ट यही है, सही भी यही है। तो 3d4 का मतलब क्या है कि जिसके पास 5 ऑर्बिटल है और s में 1 ऑर्बिटल है, तो d वालों में तो 4 इलेक्ट्रॉन है और s वाले में 2। ये कहानी क्लियर हुई भाई? ये तो सिंपल सी चीज है, बेसिक जो कल समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। इतनी कहानी क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इसका मतलब क्या है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए बताओ? Cr ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूं मुझे बताओ? अगर मैं Cr3 पॉजिटिव का बनाऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसका 3d3 4s0 रह गया? 4s0 क्यों रहा भाई? 4s0 क्यों रहा? क्योंकि दो तो इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा, तो कितने रह गए अब 3d3 4s0, हाँ या ना? ओके, अब यहां से एक चीज समझना, जब भी हम किसी नए एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं ना, हमारे पास उसके सारे सब शेल मौजूद रहते हैं, सारे ऑर्बिटल मौजूद रहते हैं, चाहे खाली ही क्यों ना हो। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 4s था, चाहे ये खाली है, लेकिन इसके पास ना 4p भी है साथ में, भले ही खाली हो, और 4d भी है। ये जैसी रिक्वायरमेंट होगी उनको यूज कर सकता है। समझ गए हाँ या ना? तो एक चीज क्लियर हुई, हमने क्या करा, Cr था 3d4 4s2, जब 3 पॉजिटिव बना 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 s में से 1 d4 में से, 3d3 4s0 रह गया। अब ध्यान दो, हमें बनाना है CrNH3 6। कितने NH3 हमारे पास आ रहे हैं मुझे बताओ? कितने NH3 हमारे पास आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना? तो 6 आने के लिए क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 6 ऑर्बिटल्स का। अब वो 6 ऑर्बिटल्स कौन से, देखो अब यहां से खाली होना शुरू हुए तो 1 और 2 3 और 3 6, इन वाले ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा 3d2 4s और 4p3। यानी हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हुआ,
D2sp3। बात क्लियर हुई कि नहीं? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसका मतलब क्या है? डी बाहर वाला यूज नहीं करा, अंदर वाला डी ले लिया। अब इसमें क्या हुआ? ये 6 नए ऑर्बिटल बन गए, बिल्कुल नए ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर क्या आ जाएंगे? लिगेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में क्या होगा? लिगेंड जो होगा अपना लोन पेयर लेके आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा से एक बार बना के दिखाता हूँ कि भाई ये 3 तो इलेक्ट्रॉन वाले हैं, 2 इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक एस आया और साथ में 3 पी आए। ये सारे के सारे हाइब्रिड है और इनमें एक एक में सब में लॉन पेयर आ गए। किसके थ्रू? NH3 के थ्रू। तो एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, 2 3 4 5 और 6 NH3 जुड़ गए। कहानी समझ में आई? बात क्लियर हुई? हुई कि नहीं? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे की चीजें समझो, बस कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये हमारा CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव बन के तैयार, और यहाँ से कहानी खत्म। ओके, एक बार और क्या मैं नया एग्जांपल से बताऊंगा, फिलहाल थोड़ी सी चीज और इसी में सुन लो, छोटी सी चीज है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? D2sp3। इसमें अगर आप देखो D2sp3 में 2 D के थे, एक S का, 3 P का, टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल थे? 6 ऑर्बिटल थे जिनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्योंकि CN नंबर कितना था? 6, 6 ही NH3 थे, 6 ही ऑर्बिटल हुए। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। तो मुझे बताओ ज्योमेट्री कैसी आ गई? हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल के। आ गई? ठीक है। अब ये जो ज्योमेट्री आई है, इसके बाद हमें और क्या बताना है? क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या एक भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें अनपेयर्ड कितने आए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो ये वाले तीनों के तीनों अनपेयर्ड हैं। अब ये अगर अनपेयर्ड है तो इसमें मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? आप एकदम से कह सकते हो सर पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अगर अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन भी है तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। यानी ये जो कंपाउंड है वो पूरा पूरा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर का है। एक चीज और पता लग गई? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर? आउटर ऑर्बिटल है या इनर है? वो आपको पता लगेगा कि डी वाला कौन सा यूज हुआ है। क्या डी अंदर वाला यूज हुआ है या डी बाहर वाला यूज हुआ है? केवल बाहर के हुए हैं या फिर डी अंदर वाला भी यूज हुआ है? तो हमें पता है इसमें अंदर वाला डी, क्योंकि D2sp3 है ना, तो इसलिए कैसा है? इनर ऑर्बिटल। अगर sp3 से पहले वाला डी हो तो इनर, sp3 के बाहर वाला डी हो, sp3d2 हो तो आउटर। ठीक है, तो ये कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल है तो ये हाई स्पिन होगा या लो? ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर से हमें पता लगती है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में पूछ ले आपसे, बता सकते हो। अब इसका दूसरा एग्जांपल जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सेम का ही है, सेम ही मेटल है तो इजीली समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो कहां से? सबसे पहले Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इट इज 3d4 4s2। इतनी बात क्लियर? यानी कि डी में कितने और हैं इलेक्ट्रॉन्स? कितने हैं? 4, 1 2 3 4। एस में कितने हैं? 2। अब हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से कितना आएगा? +3। इसका मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस कर दिए। उन 3 इलेक्ट्रॉन से कोई भी आयंस आके जुड़ सकता है। समझ गए ना? ठीक है, चलो ये भी करते हैं। तो अब हमारे पास Cr3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Cr3 पॉजिटिव अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट में से जाएंगे, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए और एक जाएगा डी में से। और हाँ जी, नहीं 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 सर, देखो वो तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था ये जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये आपको एक तरह से ध्यान देना है जब आप इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालते हो।
प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए यूज होगा, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करती है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। कभी कभी ये नेगेटिव कभी हो सकता है। अब नेगेटिव तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जबकि ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला है ना, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑफ द लिगेंड्स। अब सुनो, लिगेंड्स कौन सा है? H2O, और H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखो समझो, Cl -1 होता है, हमें पता है ना -1 होता है, तो -1 लेते हैं। अगर मैं सल्फेट ले लूँ तो 2 नेगेटिव होता है, तो -2 लेते हैं। लेकिन NH3 हो गया या H2 हो गया, इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इनका चार्ज क्या लेना है? 0। अब चाहिए 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 6। अगर मैं 6 × 0 करता हूं तो 0 ही तो हो गया, तो +3 - 0 दैट इज +3। ये चीज है। ओके सर, तो इसके फॉर्मूले मैंने कल कराए थे, 3 चीजों के फॉर्मूले मैंने कल बताए थे। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद एक EAN भी निकाला था। तो AN निकालनी तो खैर अलग बात है, ये क्रिटिकल नहीं है सर, ये सबसे इजी है। देखो एक चीज है, समझो, या तो मैं आपको शॉर्टकट में ये सिखा दूं कि हाइब्रिडाइजेशन इन इनका है, याद कर लो। एक तरीका तो ये है, देखो उससे आपको क्या होगा, आपको हर एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी याद करना पड़ेगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल भी याद करना पड़ेगा। चलो हाइब्रिडेशन भी हो गया, इनर आउटर भी हो गया, वो तो सिर्फ हम लिगेंड्स देख के बता सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर उसने अगर आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए और उससे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लिया, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी, और सबसे ज्यादा चीजें वही पूछी जाती हैं। तो मैं आपको जो आपको आगे सिखाना भी है ना, एल्टी क्लियर करने के बाद एग्जाम निकाल लिया, बनोगे तो टीचर ही, सिखाओगे तो ही, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, ऐसे ही जाके आपको क्लास में बताना है। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आया? अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता लग गया ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 आया, इसका मतलब होता है कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है +3 है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस कर दिए हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, वो 3 चले गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कहां से जाएंगे? पहले तो 4s2 में से 2, और एक कहां से जाएगा? 3d4 में से। तो क्या रह गया 3d4 में से? जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये तो 3d3 रह गया, 4s खाली हो गया, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका? Cr3 पॉजिटिव का। बस अब आगे की कहानी सुनो, ये आयंस वाला केस हो गया ना, यहां से यहां तक आयंस हो गया। अब इसने कहा था हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होता है कितने लिगेंड्स आपके पास हैं? लिगेंड्स कितने आपके पास? 6। और ऑर्बिटल अभी फिलहाल कितने बचे खाली? 1 2 3, चाहिए कितने? 6। तो मैं यहां पर एक चीज समझाता हूं कि जैसे हमारे पास ये 4s खुला, 4s भले ये खाली हो, इसके साथ वाले p भी अवेलेबल हैं, भले ही खाली हो, और d भी अवेलेबल है। समझ गए? एक एनर्जी शेल में जैसे ही आप जाते हो वो पूरी की पूरी प्रेजेंट रहती है, भले ही खाली हो। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन का भी लिखने लगूं ना, ऑक्सीजन का हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन तो खैर छोटा हो गया, हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर पे हम क्या करते हैं? 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक लिखते हैं। 3p कितना होता है? 16, तो 6 4 10 और 2 12 और 4 16, ये लिखते हैं, यही तो लिखते हैं 3p4 तक। अब होना तो 3p4 है, यहां तक इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस पे 3d0 भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इसको लिख के आ सकते हो 3d0, गलत नहीं है, एग्जैक्टली कंसेप्चुअल सही है। जिस एनर्जी लेवल पे पहुंच गए उस एनर्जी लेवल के सारे सब शेल मौजूद है, उनके सारे ऑर्बिटल मौजूद है, भले ही खाली हो, हम लिखते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मौजूद है। उनको फिर जैसी अवेलेबिलिटी वैसे यूज भी कर सकते हैं। अब ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। हमने क्या करा? 4p को अपने यूज कर लिया, खाली बैठे थे, पकड़ लिया, और इन सब का क्या कर दिया? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो कौन कौन जा रहे हैं, डी अंदर वाले जा रहे हैं, एस जा रहा है और P3 जा रहा है। तो इस हाइब्रिडेशन को मैं D2sp3 लिख दूं तो कोई गलती है क्या? नहीं। क्यों? D2, D के 2 हो गए, S का 1 है, P के 3 है, बस ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जब हमें पता है ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग जो शेप आती है वो कौन सी आती है? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब चाहो तो आप इससे आगे कुछ ना बनाओ, सारी चीज निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जो CrH2O है 6, ये इसमें कैसे फिल हो रहे वो समझो। भाई डी वाले 5 थे, 5 में से 3 में तो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इन्हें नहीं छेड़ना, इन्हें आप छेड़ भी नहीं सकते। जो ये H2O फिल हुए ना, ये अपना एक लोन पेयर लेके आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं,
और सब में एक एक आ जाते हैं। अब चाहे इन्हें आप क्रॉस से दिखाओ, लॉन पेयर को चाहे डॉट से दिखाओ, आ गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना? CrH6 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? हाँ या ना? अब देखो, आप चाहो तो जहां से मैंने लाइन खींची है इसके ऊपर वाला अगर आप काम कर लेते हो तब भी आपको सारे आंसर मिल रहे हैं। सर थोड़ा ना आज क्या हो रहा है कि मौसम के कारण ना थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि मौसम है तो सिग्नल अच्छे आ नहीं रहे वाईफाई के इसलिए। खैर, इतनी चीजें समझ में आई, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बार बार। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीजें बतानी होती है वो सुनो, और एक एक चीज आप बता सकते हो। सबसे पहली चीज आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा और आप एकदम बता सकते हो D2sp3। और किस बेस पे बताया कि खाली कौन से हैं, यहीं से बता दो। Cr3 पॉजिटिव या जो भी आयंस बना उसी से बता दो खाली कौन से हैं, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? D2sp3। ठीक है, जैसे ही हमने हाइब्रिडेशन बताया, ज्योमेट्री तो एकदम हम बता सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है। जब भी आपको 6 लिगेंड्स दिखे, ऑक्टाहेड्रल है। दो चीजें बता दी। ठीक है, डी अंदर वाला यूज हो रहा है, इसलिए ऑर्बिटल किस टाइप का है? इनर ऑर्बिटल है। इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी पूछ सकता है। जब इनर ऑर्बिटल है तो स्पिन कैसा है, हाई या लो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। समझ गए? जितना अंदर जुड़ेगा स्पिन उतना कम होगा, जितना बाहर बाहर रहेगा स्पिन ज्यादा होगा। तो ये कैसा हुआ? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। स्पिन कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। कितनी सारी चीजें पता लग रही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। और मैग्नेटिक बिहेवियर आपको सिर्फ एक ही चीज से पता लग सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और इसमें आप एकदम बता सकते हो ये रहे 3, तो 3 अनपेयर्ड हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर एकदम क्या हुआ, जैसे हमें अनपेयर्ड चाहे एक भी दिखा, हम तुरंत बता देंगे सर ये पहला मैग्नेटिक है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब तो ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझनी है। ये जो अभी मैंने बनाए ना, ये बहुत सिंपल वाले हैं, ये तो इजी है। इससे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी है। कुछ चीजें अलग है, उसको समझो इस वाले एग्जाम्पल में। अब आपको काफी सारी चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं वही बेसिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। 3d6 का मतलब d के 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Fe का? बता सकते हो? क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑफ द लिगेंड्स। अब देखो, अब चीजें समझ में आएगी, क्योंकि सीएन के ऊपर कितना होता है? नेगेटिव चार्ज। सीएन का लिगेंड्स का एक का कितना होता है? -1। कितने हैं? 6, तो 6 इंटू -1। चार्ज कितना है? वो भी माइनस का है, -4। तो -4 माइनस 6 इंटू -1, -4 प्लस 6, दैट विल बी +2। तो इस बार Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। अब मुझे बताना चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 या 2 या 3? बताइए बताइए। वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? कौन से वाले में से जाएंगे? यस, 4s से जाएंगे, बिल्कुल सही सर, है ना। तो Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं लिख दूं सिर्फ 3d6 4s 0 रह गया? बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज भरे हुए हैं, s खाली हो गया और s के साथ हमने p भी बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि देखो Cn है 6, Cn क्या है? 6 है। अब मुझे बताओ कि आपको 6 बॉक्स खाली दिख रहे हैं अभी? दिख रहे हैं क्या 6 बॉक्स कहीं? 4 दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक s में दिख रहा है और p में दिख रहे हैं 3। अब क्या करा जाए? अब यहां से सारी कहानी पलट जाती है, यहां से सारी कहानी एकदम अलग हो जाती है, पिछले वालों से बिल्कुल अलग, पिछले वालों से बिल्कुल अलग। कहानी क्या होती है कि जो ये Cn है इस पे डिपेंड करती है एक खास बात। यहां होता है रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल। अब क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए हैं ना, इनका रीअरेंजमेंट होता है और
ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग हो जाती है इस तरह से, और डी में खाली जगह बन जाती है। समझ गए? अब आप कहोगे सर ये तो हुंस रूल के अगेंस्ट हो गया। बिल्कुल हो गया। ये जो कहानी हुई किसके अगेंस्ट हुई? हुंस रूल के। हुंस रूल क्या कहता है? सब में एक एक होना चाहिए। और ये तो कहानी जो हुई सारी की सारी किसके अगेंस्ट हुई? हुंस रूल के। हाँ जी, होती है, बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सी एन है ना, बिकॉज सी एन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब ये मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिखाया भी था, देखो यहाँ पे, ये रहा सी एन, दिखा आपको कहीं? ये वाला। अब ये जो सी एन है ना, इसके कारण ये कहानी हुई, और यहां मैंने लिखा हुआ भी है, दे कॉज रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या करते हैं? इनको जगह नहीं मिल रही थी ना, इन्होंने अपने हिसाब से कहा भाई एक काम कर, अंदर से रख, ताकत मेरे पास है, जिसकी लाठी उसका भैंस। सी एन स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन को अंदर से लगा दिया, अगेंस्ट द हुंस रूल पहुंचा दिया, हुंस रूल के अगेंस्ट पेयरिंग कर दी। अब बताओ अगर पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल हो गई तो क्या उसको 6 ऑर्बिटल खाली मिल गए कि नहीं मिल गए? अब D2sp3। अब बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? D2sp3। ज्योमेट्री बताओ फटाफट से। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब मुझे बताओ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर या आउटर? आई और ओ में से कुछ भी लिख दो। यस, इनर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डी अंदर वाला लिया है। ओके, अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स में स्पिन कैसा है, हाई या लो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब बताओ अनपेयर्ड कितने हैं, और जब अनपेयर्ड पता लग जाए तो ये बताओ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? अनपेयर्ड है 0, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायामैग्नेटिक। समझ गए? तो इतनी सारी चीजें सिर्फ एक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता लगती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मजेदार बात यह है कि जितने पॉइंट ये कहता है ना, उतने के उतने पॉइंट्स हम बनाकर देख सकते हैं। पूरी थ्योरी में एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है, और उससे हमें सारी चीज पता लग जाती है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ से इतनी सारी चीज आपको पता लगती है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं, 2 कंपाउंड दे दिए, 2 आपको कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, और उसमें इन चीजों का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि एक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक तो दूसरा डायमैग्नेटिक क्यों है ना? या इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ डायमैग्नेटिक, कि इन सब में से 4 एग्जांपल लिख दिए, इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है, उसको टिक करो। ठीक है, अब ये हमें जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमें तब पता लगेगा कि शॉर्टकट ट्रिक ये है कि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और तुरंत से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते ही बस जब हम इस चीज पे आ जाएं, आयनिक स्टेट पे आ जाएं, इस वाले पार्टीशन में, बस यहीं से सारी चीज देखनी शुरू कर दो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से खाली किए हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये ऐसा इसलिए किया, जो सी एन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और ये क्या करता है, ये अगेंस्ट द हुंस रूल डी ऑर्बिटल को रीअरेंज कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, यही तो थ्योरी कहती भी है, यही तो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। देखो यहां मैंने लिख रखा है, 5th पॉइंट देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द हुंस रूल। प्रबल जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट कर देते हैं अगेंस्ट द हुंस रूल। और ये जो CnCO NO2, ऑर्थोफिनॉल, डाइफिनॉल, एथिन 1 2 डाइमाइन, पाइरिडीन और एनेस्ट्रीन, जितने भी ये सब हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, और ये रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कॉम्प्लेक्स में सेम चीज इसी वाले में सुनना भी, अगर ये FeH2O6 होता ना, तो इस H2O के बस की नहीं है पेयरिंग करना। तब ये क्या करता, तब ये लेता एक S का, P का, और बाहर वाले D को लेता, जिसका D भी यूज करता है Fe वाले का। तब इसमें 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। कहानी समझ में आई? पॉइंट समझ में आया मेन? तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो ये भी ध्यान देना है कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वीक है तब नहीं होगा। तो देखो इसका बना के दिखाता हूँ यहीं पे, इसका समझ लो FeH2O6 का मैं यहीं बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, क्योंकि आधी चीज तो बनी हुई है, आधी में देख लो बस।
H2O होल 6 अगर आ जाता है यहाँ पर सेम चीज में, तो क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव हमारे पास है, जिसमें कि हमारे पास डी में 6 है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आप बोल लो कि हमने इसमें क्यों करी। तो अगर मान लो H2O होता ना, तो H2O के बस की नहीं था इनको अंदर भेजना, फिर ये इसके बाहर वाले डी में से यूज करता, 5 में से 2 यूज करता। तो अब की बार जो हाइब्रिडाइजेशन होता वो था sp3d2, ये भी चेंज होता है, शेप तो सेम रही ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता, एक चीज चेंज हो गई। ठीक है, आइए बात समझ में नहीं, जल्दी बताओ बोल के। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3d2। ऑर्बिटल कौन सा बना, आउटर या इनर, आउटर बना इस बार, और अगर आउटर है तो हाई स्पिन है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इस वाले में देखो अनपेयर्ड कितने थे, 0, क्योंकि डी ऑर्बिटल में सारे के सारे पेयर्ड हो गए थे। इस वाले में पेयर्ड नहीं हुए, इस वाले में अगर हाइड्रोजन सॉरी वाटर आया भी है तो वो बाहर वालों में है, अंदर वालों में कुछ नहीं है, जो अनपेयर्ड था वो अनपेयर्ड है। तो कितने अनपेयर्ड हैं, 4, और अगर अनपेयर्ड है तो ये वाला सब्सटेंस कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। आगे बात समझ में। सो दिस इज द मेन थिंग जो पूछी जाती है, इट कैन बी आस्क्ड। तो यही पूछी जाती है कि एक कंपाउंड सेम सेम सा दे दिया, FeCN6 दे दिया और FeH2O6 दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया भैया ये वाला तो पैरामैग्नेटिक है और ये वाला डायमैग्नेटिक है, क्यों, रीजन बताओ। मान लो आप मेंस लिखने बैठ गए तब दे दिया, मेंस में तो दे सकते हैं, तो आपको ये सारी कहानी बता के आनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई केवल क्वेश्चन सॉल्व करा के आपके प्री की तैयारी करा देना, भाई देखो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी, और ना ही मैंने कभी ऐसा किया कि मैंने ऊपर ऊपर की चीज़ें समझाई हो, मैंने हमेशा डिटेल में कराया। अच्छी चीज़ें हमेशा तरीके से डिटेल में करके ही समझ में आती हैं। ओके, अब इसके लिए मैंने आपके पास एक तो ये एग्जांपल छोड़ दिया, 2 4 एग्जांपल और दूंगा, खुद से बनाना। CN4 का खुद बनाना, CN4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कहानी सेम होगी, बना के इन्हें कॉपी पे बनाओ और मुझे भेजो कि हमने काम किया है, वो मुझे भेजो दिखाओ, इसमें कहानी सेम होगी। बस अब की बार क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल नहीं चूज करने, केवल 3 यूज करने हैं, 4 सॉरी, एक sp3 यूज कर सकते हो, एक s और 3 p के ले लो, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग वाला है तो अंदर की साइड से ले लो। अब हम अगला कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म। अब मैं आइसोमेरिज्म का बता दूं फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में आइसोमेरिज्म लिखा हुआ नहीं है एलटी ग्रेड में, लेकिन फिर भी जो आइसोमेरिज्म है उसके बारे में बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म हिंदी में समावयवता, और ये जो होती है मेनली 2 टाइप की होती है, चाहे वो कोई से वाली की हो, 2 टाइप होती है। एक तो होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम संरचनात्मक कहते हैं, और दूसरी होती है स्टीरियो, जिसे हम त्रिविम कहते हैं। तो हम इस सिलेबस में क्योंकि आइसोमेरिज्म है नहीं, हम केवल स्ट्रक्चर को समझेंगे, काफी रहेगा। नहीं जी, ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक, सॉरी ऑर्गेनिक का टॉपिक नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन का ही है, कोऑर्डिनेशन में ही इस आइसोमेरिज्म आती है, ये कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म है, ऑर्गेनिक का नहीं है ये, ऑर्गेनिक की तरह क्लासिफाइड है लेकिन ऑर्गेनिक का नहीं है। अब देखो जो स्ट्रक्चर होती है वो इसमें कौन कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन में, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज, हाइड्रेटेड, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, ये होती है। स्टीरियो में 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्योंकि हम केवल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लिंकेज, हाइड्रेटेड, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन देखेंगे। और देखो बहुत इजी भी है ये, कोई टिपिकल नहीं है इसमें, बहुत इजी है। देखो मजेदार, सबसे पहले कौन सी आती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सबसे इजी समझनी, सबसे इजी। तो आयनाइजेशन में क्या हो रहा है, इट अराइज व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव द डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। ये कब होती है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन में अलग अलग आयन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये ध्यान दो, CONH3 होल 5 Br SO4 और CONH3 होल 5 SO4 Br। अब यहां से देखो हमें पता है ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये तो एक पूरा आयन बनाएगा और जो बाहर वाला होता है वो अलग आयन बनाएगा। जबकि दोनों का अगर फॉर्मूला देखो तो सारी चीजें सेम है, जितने सल्फेट, जितने Br, जितने NH3 हैं, दोनों में सेम है, लेकिन आयन्स बनाने की टेंडेंसी अलग अलग है। इसमें से एक सल्फेट आयन बनेगा और एक ये वाला आयन बनेगा पूरा कॉम्प्लेक्स का, इसमें कॉम्प्लेक्स का ये वाला बनेगा और साथ में Br बनेगा। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेम, अब दूसरा एग्जांपल देखो, PTNH3 होल 4 Br2 Cl2, इसमें कौन सा है, अब देखो इसका क्या बना, ये वाला PTNH3 होल 4 Cl2 Br2। समझ गए क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि इस वाले में तो Cl2 अलग निकलेगा, तो भाई Cl नेगेटिव का दिखाएगा ये आयन, और इस वाले में Br नेगेटिव का आयन दिखाएगा, तो होगी ना आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसका आयन एक तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स और Cl, इधर वाले का पूरा आयन और Br। इस वाले में देखो ये कॉम्प्लेक्स और NO2 का आयन,
इस वाले में ये कॉम्प्लेक्स और Cl नेगेटिव का आयन। तो इस तरह से क्या कहलाते हैं आपस में? आयनाइजेशन आइसोमर्स, और दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर हुआ? अब वो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो कलर भी ना दिखने। CrNH3 होल 4 ClBr, और बाहर की साइड ना यहाँ पर Cl3 है। इसका आपको आयनाइजेशन आइसोमर्स बताना है। Cl ही लगाओ, 3 नहीं लगाते, बस Cl लगाते हैं, यानी 2 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। मैं बहुत सारी लिखूंगा, उनमें से बताने हैं। सबसे पहला कौन सा हो सकता है, और बाकी जो नहीं हो सकते वो क्यों? रीजन सुनो। हमें बनानी है आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन में क्या मतलब होता है कि जो उसकी आयनिक वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे वो आउटर में होना चाहिए, आयन वाला होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट वाले में क्या केस है? फर्स्ट वाला इसलिए नहीं हो सकता, जो NH3 है वो आयंस तो बनाता ही नहीं, वो तो लोन पेयर वाला है, तो इसलिए नहीं होगा। सेम ये भी नहीं होगा, और सेम ये भी नहीं होगा। इसमें Cl2 तो है, लेकिन NH3 भी तो है, फिर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो केवल कौन सा हो सकता है? ये। तो यहां पर मैं ये कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था कि केवल जो आयंस वाले हैं वही आपस में एक्सचेंज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने NH3 वाले को बाहर निकाल के कह दिया कि भाई आयंस वाला है, नहीं, जिसके आयंस है वही एक्सचेंज होना चाहिए। समझ में आया कंसेप्ट? तो अब देखो यहाँ पे जैसे Cl था और NO2 था, तो Cl NO2 ये दोनों के दोनों आयनिक वाले हैं, तो NO2 और Cl तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। भले ही एक Cl अंदर रह जाए, एक NO2 आ जाए और एक Cl बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कंसेप्ट वही है कि आयन वाला ही होना चाहिए। इनमें से जो नॉन आयनिक है, या जो आप कह सकते हो उन्हें न्यूट्रल वाले हैं, उनके साथ आयनिक नहीं बन सकता, उनको बाहर ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके दूसरी आती है हाइड्रेट आइसोमर्स, बहुत इजी है। हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे कि इनमें CrH2O6 है, Cl3, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो आयंस तो सेम है, आयंस तो जितनी चीजें हैं वो सब सेम है। Cr के साथ H2O6 है, Cl3 है, तो यहाँ पे देखो Cr के साथ H2O5 हो गए, Cl हो गए, और Cl2 है। लेकिन इसमें जो एक H2O जो बाहर आया ना, ये आयनिक वाला नहीं है, ये इसके हाइड्रेट वाला है, ये इसको क्रिस्टलाइज कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अंदर की साइड और बाहर की साइड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं। आपके पास अंदर 4 रह गए तो 2 बाहर आ गए, अंदर 3 जाते 3 बाहर जाते, तो इस तरह से आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो सेकंड एग्जांपल में CONH3 होल 4 H2 वो सिर्फ एक है, Cl है, Br2 है। अब जब H2 एक है वही बाहर जा सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बस यही दो बने आपस में। ये दोनों आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स। आयन वाले नहीं है, हाइड्रेट वाले हैं। आयंस भी है ये वाला, तो ClBr भी चेंज कर दिया, तो ये तो आयंस भी है, आयनाइजेशन आइसोमर्स भी है, और हाइड्रेट भी है। कितनी मजेदार बात की, दोनों का है, ये भी ध्यान दो। समझ गए? आयंस भी तो चेंज हो रहा है पूरी तरह से इसमें, इसलिए अच्छा लगा। ठीक है, इस वाले को देखो, इस वाले में क्या हुआ, CrEn2H2OCl Cl2। इस वाले में क्या हुआ, सेम। अब मुझे बताओ क्या ये भी आयनाइजेशन आइसोमर से या नहीं? हाँ या ना? क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर से या नहीं? हाइड्रेट तो है, हाइड्रेट तो ये कंफर्म है, क्योंकि वाटर बाहर आ गया, अंदर एक का वही बाहर आ गया। लेकिन क्या ये आयनाइजेशन भी है? नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ भी ये Cl का ही टेस्ट देगा और इस वाले में भी ये Cl का ही टेस्ट देगा, आयन तो सेम रहे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयन में, आयनाइजेशन में ये जरूरी है कि आयंस चेंज हो जाए, नंबर नहीं, आयंस भी चेंज होना चाहिए, ये डिपेंड करता है।
ठीक है, तो इसलिए आयंस नहीं है, सिर्फ हाइड्रेट आइसोमर्स है। चलते हैं अगली पे, दैट इज द लिंकेज आइसोमर्स। अब लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है, ये उनके साथ होता है जब आपके पास कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होता है। एम्बीडेंटेड मतलब जो दोहरा व्यवहार दिखाते हैं, ठीक है, जैसे HCN था, एक बार तो ये सल्फर की साइड से जुड़ा थायोसाइनाइड, और एक बार ये N की साइड से जुड़ा नाइट्रोजन से आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। और इसी तरह से NO2 जो था, एक बार तो नाइट्रिटो N बनाया और एक बार नाइट्रिटो O बनाया, ठीक है। फिर इसी तरह से CN भी है, एक बार तो CN से जुड़ा तो साइनाइडो बनाया, और फिर N साइड से जुड़ा तो साइनाइडो N बनाया या आइसोसाइनाइडो बनाया। तो ये किस में होता है, बताओ किस में होता है ये, सिर्फ जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या करते हैं, एक में दूसरी साइड से, दूसरे में दूसरी साइड से। सो दीज आर कॉल्ड द लिंकेज आइसोमर्स। ओके, इसमें देखो ये जुड़ा है HCN से, यहां जुड़ा है नाइट्रोजन साइड से, सो दे आर लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लिंकेज आइसोमर्स किसके केस में होता है, सिर्फ एम्बीडेंटेड के केस में। एम्बीडेंटेड मतलब जो दोहरा व्यवहार दिखाते हैं उनके केस में। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, व्हेन बोथ एनाइनिक एंड द कैटाइनिक आर कॉम्प्लेक्स। इसकी खास बात यह है कि इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहचानना कितना इजी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पहचानना कितना इजी कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इधर वाला भी इधर वाला भी, दोनों के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, लिगेंड्स आर चेंज इन बोथ, इन दोनों में लिगेंड्स बदल जाते हैं, बस लिगेंड्स क्या दो बदल गए, या फिर ये क्या दो आयंस बदल गए, एक ही बात है। यहाँ देखो PTNS3 होल 4 CuCl4, इन्होंने आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करे, CuNS3 होल 4 हो गया, PTCl4 हो गया, ठीक है, चेंज हो गए। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसने क्या करा, CO तो आ गया NH3 होल 6 के साथ, और क्रोमियम चला गया ऑक्सिलेट के साथ, Cr के साथ, COS के साथ, आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कितना इजी पहचानना, ठीक है। इस वाले में देखो NH3 के साथ 6 है, SCN है, तो क्रोमियम ने क्या करा, आप देखो, बताओ क्रोमियम ने क्या करा, थोड़े थोड़े आयंस एक्सचेंज कर लिए। देखो दोनों में सेम मेटल है, दोनों में सेम है, तो अब की बारी क्या करेगा, लिगेंड्स चेंज कर लेगा। ये क्या करेगा, भैया एक काम कर, थोड़े से तो NH3 मुझे दे, थोड़े से CN तू रख। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कितना पहचानना इजी, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो अब हमारी जो आइसोमेरिज्म आई है उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लो। इसमें हमने कौन सी पढ़ी, पहली बात तो ये स्ट्रक्चर वाली। स्ट्रक्चर वाली में पहली कौन सी आई थी, सबसे पहली आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन में क्या है, डिफरेंट आयन, ओके, आउटसाइड एंड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या आउटसाइड एंड इनसाइड आयंस डिफरेंट होने चाहिए, नंबर नहीं, आयंस ही डिफरेंट होने चाहिए। सेकेंड हमारी कौन सी आई, सेकेंड हमारी आई हाइड्रेट। सिंपल याद रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, कहां पर, आउटसाइड एंड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया, बस। तीसरी हमारी कौन सी आई, लिंकेज। बहुत इजी, किसके केस में, एम्बीडेंटेड के केस में। जैसे कि SCN है, एक में SCN जुड़ रहा है, एक में NCS जुड़ रहा है, एक में CN जुड़ रहा है, एक में NC जुड़ रहा है, एक में NO2 जुड़ रहा है, चेंज हो गया, ONO जुड़ गया। तो इनके केस में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, लिंकेज, बाकी सब सेम रहता है। और चौथी हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें क्या होगा, लिंकेज, जो हमारे लिगेंड्स है वो चेंज हो जाएंगे, और इसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। PTCl4 CrNH3 होल 4, मान लो दो है, तो इसमें क्या होगा, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे कि भाई जो Cr है उसके साथ तो Cl आ गए, PD के साथ NH3 चले गए, ये आपस में क्या है बताओ, कोऑर्डिनेशन। बस ये आइसोमेरिज्म थी जो मैंने आपको समझा दी इसकी कोऑर्डिनेशन की। और इसके साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 3 होता है कोऑर्डिनेशन का, ये होता है फिनिश। और कल को हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जिसमें हम बहुत अच्छे से उनकी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप की चीज़ें समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स देखो, मैं आप एक चीज़ हमेशा से बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक दो बार में समझ में आती है, लेकिन हमें उन्हें बार बार करना पड़ता है। तो एक बार इसके नोट्स अपने आप जब बनाओगे, जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उनको जब आप खुद बनाओगे तो ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए मैं कहूँगा VBT के जो स्ट्रक्चर मैंने बताए, आप उनको जरूर बनाओ, उन्हीं से आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा और उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, ये बात ध्यान रखना। सो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो मजबूत हो जाएगी, और प्रैक्टिस तो आप करते ही रहिए, नोट्स बनाइए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड डे।
एंड भाई तैयारी करते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।